हेलो एवरीवन, चलिए 11 से 20 क्वेश्चन देखने हैं चैप्टर 3 के इकोनॉमिक्स के। फटाफट से चलते आगे। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें से प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो चलिए, तो हमने जो पढ़ा है इनपुट्स और आउटपुट का जो फिजिकल रिलेशनशिप है, मतलब कितना इनपुट दिया तो कितना आउटपुट मिलता है, ये जो रिलेशनशिप है ये हम प्रोडक्शन फंक्शन बोल के बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, नहीं ये तो सप्लाई आएगा। उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट प्रोडक्शन, नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी नहीं। उसके बाद में द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ये हो सकता है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट, देखो मार्जिनल कॉस्ट ये भी नहीं होएगा। तो लेट्स गो अहेड विथ सी, इनपुट्स और आउटपुट्स क्वांटिटेटिव। Question number 12. The law of diminishing returns applies to short run, short run। तो यहाँ पे short run but not long run, ये मेरा चॉइस हो सकता है। long run but not short run, both नहीं, neither नहीं। तो A should be the choice। कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो आपके रेडी होने चाहिए बिना ऑप्शंस देखे। चलिए आगे चलते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑकर्स, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन का स्टेज है वहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑकर्स व्हेन input of a variable when units of variable input are added to a fixed input and total product falls। total product तो MP नेगेटिव होने के बाद होता है, तो ये वाला आंसर नहीं है, ये नेगेटिव रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद में when unit of variable inputs are added to a fixed input and marginal product falls, हाँ ये हो सकता है। मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है, पॉजिटिव है लेकिन कम हो रहा है, मतलब उतना नहीं बढ़ रहा जितना पहले बढ़ चुका था। when the size of the plant is increased in the long run, ये तो स्केल की बात हो गई भाई। and last one, when the quantity of fixed input is increased and return to variable inputs fall। अब यहाँ पे फिक्स इनपुट मतलब ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है, ये वाला भी पार्ट स्केल वाले में पूछा जाएगा। अगर लॉन्ग रन का पूछा जाता तो ये आंसर होता था लॉन्ग रन के लिए। अपना आंसर शुड बी बी, 13 का बी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न शॉर्ट रन्स में होते हैं, प्लीज मेक श्योर। नेक्स्ट, अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर 14 to 16। तो पूछा गया है यहाँ पे लेबर के आवर्स दिए 0, 1, 2, 3 एंड टोटल आउटपुट दिया है आपको 0 डैश दिया है 100 डैश 240, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट डैश 180 डैश। यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल आउटपुट, व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर्स आर एम्प्लॉयड। दो अगर लेबर यूज किए तो आउटपुट क्या है आपका, चलिए देखते क्या है। तो 0 पे 0 है, फर्स्ट पे 100 हुआ, और सेकंड वाले का मार्जिनल प्रोडक्ट 80 है, मार्जिनल प्रोडक्ट 80 है। मार्जिनल प्रोडक्ट बोले तो क्या, TP n माइनस TP n माइनस 1, तो आया 80। तो सेकंड पे अगर 80 आ रहा है तो ये x ले लेते हैं, और पहले वाले का प्रोडक्ट क्या है 100 है, इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 100 इधर चला गया तो ये हो जाएगा 180। योर आंसर शुड बी 180। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the marginal product of the third hour of labor, what is the marginal product of third hour of labor। अब यहाँ पे देखो मेरे पास TP आ गया सेकंड पे और TP आ गया फोर्थ पे, तो 240 माइनस 180, तो इट विल बी 60। नेक्स्ट, what is the average product, what is the average product of first 3 hours, एवरेज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट दिया है मेरे पास 240, तो 240 डिवाइड बाय कितना इनपुट दिया मैंने 3, तो 80 मेरा एवरेज प्रोडक्ट आ जाता है। डन। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, छोड़िए मत उसको, अच्छे से सॉल्व करिए, इधर उधर रखिए मत। नेक्स्ट, विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विथ एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्शन आपका बढ़ते रहेगा वो कॉस्ट बढ़ती ही रहेगी, तो दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट, इसको मार्क करके रखना। अब एक जगह ऐसा क्वेश्चन है कि वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग एट फॉलिंग रेट या फिर इट इज राइजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता ही रहेगा लेकिन स्पीड कम ज़्यादा हो सकता है उसका, ठीक है, तो ऑलवेज दैट विल बी इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कर्व्स के अराउंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप, इसमें से कौन सा यू शेप नहीं है। तो अपन ने ये एक चार्ट देखा है, तो इसमें से ऊपर वाले तीनों यू शेप्ड हैं और ये वाला यू शेप्ड नहीं है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, तो वो मेरा चॉइस रहेगा, देख लो वही है कि एवरेज कॉस्ट, फर्स्ट ऑप्शन एवरेज कॉस्ट, तो ये यू शेप्ड है। उसके बाद में ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये भी यू शेप्ड है।
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये भी यू शेप्ड है, तो आंसर शुड बी डी, एवरेज फिक्स कॉस्ट विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट 19th, टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हम कैसे डिवाइड करते हैं? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट? इसमें से नीचे में से एग्जाम्पल में से कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो प्रोडक्शन लेवल के साथ साथ चेंज होते रहता है। तो रॉ मटेरियल्स आर वेरिएबल इनपुट्स, यस ये वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट ये कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, ये एक ही दफ़ा करोगे आप, तो इस पे आने वाला डेप्रिसिएशन भी फिक्स कॉस्ट बोल के ट्रीट होता है, आगे आप कॉस्टिंग में पढ़ोगे जाके। उसके बाद में इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट बोरिंग्स, जो आपने बोरिंग करके रखे हैं, ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है भाई, देना ही पड़ेगा। आप लोन का जो पैसा है वो यूज़ करो मत करो, लेकिन आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो योर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। पेमेंट ऑफ बिल्डिंग रेंट, तो रेंट आप देखो जगह यूज़ करो मत करो रेंट लगेगा ही, तो बी सी डी ये आपके आ जाते हैं तीनों फिक्स्ड कंपोनेंट्स, आंसर रहेगा ए रॉ मटेरियल का कॉस्ट। 20th क्वेश्चन, in the short run when the output of firm increases average fixed cost decreases। एवरेज फिक्स कॉस्ट तो डिक्रीज होता ही है, मतलब देखो प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा, इधर प्रोडक्शन जाएगा तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट नीचे नीचे आता रहेगा। आंसर शुड बी बी। आई होप 11 से लेके 20 वाले क्वेश्चन क्लियर है।